कंटेंट से और दोस्तों को शेयर कीजिए। बीएटीसी रांची का आप अगर गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो भारी मात्रा में डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना, और स्टार्ट कीजिए स्टडी करना हमारे साथ। तो इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़ते रहेंगे, खूब इंजॉय करेंगे हम लोग, राइट ना, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से आप अपना गोल को अचीव कर सकें, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप देना चाहते हैं उसमें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें हम लोग। स्क्रीन क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर्स में जो सिलेबस था, देखिए मेरे पास सिलेबस है मेरे हाथों में, और जिसके रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में हम लोग का यहाँ जो दिया है वो देखो, मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर्स, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में क्वालिटेटिव अप्रोच ओनली, मतलब ऊपर ऊपर जानकारी, क्वालिटेटिव अप्रोच ही, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हर एक टॉपिक को डिटेल में बात किया है। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किए हैं, सारे टॉपिक को डिटेल में बात किया है। तो सिलेबस के हिसाब से पीजीटी फिजिक्स के सिलेबस के हिसाब से ये कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत और हम लोग बात कर देते हैं यहाँ, जब इतना बात किए ही है तो। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, छोटी छोटी बातें करते हैं आज, और ये टॉपिक तब कंप्लीट हो जाएगा होपफुली हम लोग का। क्या कहते हैं करिश्मा? ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे टॉपिक एक आता है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। क्या टॉपिक आता है? मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी क्या है, ये सवाल होती है। किसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी? तो देखो, जब भी किसी प्रॉपर्टीज के, जब भी किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी इस बात पे निर्भर करे कि वो किस डायरेक्शन में मेजर किया गया, if the property of the material, if the properties of the material depends on the direction in which they are measured, then that type of material is called magnetic anisotropic material, magnetic anisotropic material, and the phenomena is called magnetic anisotropy। समझ में आया बात ना? जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी को आप मेजर करते हैं, वो इस बात पे निर्भर करे कि वो किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है, तो वैसे मटेरियल को बोलते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, और इस फेनोमेना को बोलते हैं या प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक। समझ में आया बात ना? ऐसा क्लियर है डिफिनेशन? लिखाने की जरूरत है करिश्मा? फास्ट बोलो, अगर लिखाने की जरूरत नहीं है तो हम लोग इस तरह से बोल के आगे बढ़ते चलेंगे, क्विकली, जल्दी बोलो। लिखाने की जरूरत है तो लिखा देंगे, और वरना बोल के आगे बढ़ेंगे, आप अगर समझ जाएंगे तो। क्लियर है, यानी कि लिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे देखो, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक किसी भी मटेरियल में किसी भी मटेरियल में इंड्यूस करने का तीन तरीका है। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी किसी भी मटेरियल में इंड्यूस करने का तीन तरीका है। पहला तरीका को हम लोग बोलते हैं, देयर आर थ्री मेथड्स ना, देयर आर हाउ मेनी मेथड्स? थ्री मेथड्स, थ्री मेथड्स to induce magnetic anisotropy, magnetic anisotropy। तीन मेथड है, वो मेथड क्या है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बोर्ड पे स्लोली। देयर आर थ्री मेथड्स
पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड वर्किंग, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एनहीलिंग। दूसरा मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एनहीलिंग। एनहीलिंग, दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एनहीलिंग। एंड तीसरा मेथड को बोलते हैं, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्विंचिंग। मैग्नेटिक क्विंचिंग, मैग्नेटिक क्विंचिंग। अब ये मेथड तीनों होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब देखो, देयर आर थ्री मेथड्स टू इंड्यूस कौन चीज? मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इन द मटेरियल्स। वन इज कोल्ड वर्किंग, अनदर वन इज मैग्नेटिक एनिलिंग, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्विंचिंग। कोल्ड वर्किंग में क्या होता है? इसमें मटेरियल को हम लोग फोर्सफुल्ली मटेरियल को आप क्या करते हैं? कूल करते हैं। क्या करते हैं? मटेरियल का कूलिंग जो होता है, फोर्सफुल्ली कूलिंग करते हैं आप इसको, और तब इसमें मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इंड्यूस्ड होता है। ठीक है ना? इसमें जैसे कि फोर्सफुली का मतलब क्या हुआ? उस मटेरियल को मजबूर करेंगे ना हम, फोर्सफुली, बलपूर्वक। तो इसमें क्या करते हैं? रोलिंग के मदद से मटेरियल में मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी को इंड्यूस करते हैं, रोलिंग के मदद से। वो फोर्सफुली मेथड कौन सा है? रोल करना। क्या करना है? रोलिंग करना। तो ऐसा करके हम लोग उसको क्या करेंगे? पुल डाउन करेंगे, राइट ना? इन दिस मेथड मटेरियल इज पुल डाउन यूजिंग कोल्ड रोलर। कोल्ड रोलर यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं? कोल्ड रोलर। कोल्ड रोलर यूज करके मटेरियल को हम लोग कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन मतलब ठंडा करते हैं। समझ में आई बात ना? तब ये इसमें मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाता है। ये मीनिंग समझ में आया? कोल्ड वर्किंग में फोर्सफुली ये एक तरह से फोर्सफुली उसको मजबूर करते हैं, और उसमें करते किसकी मदद से करते हैं? कोल्ड रोलर की मदद से उसको कूल डाउन करते हैं। ठीक है? ऐसा। दूसरा मेथड क्या है अपना? मैग्नेटिक एनीलिंग। ये प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड स्लो कूलिंग। समझ में आया बात ना? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या करते हैं? ये है प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड स्लो कूलिंग, धीरे धीरे स्लो कूलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में आप अगर मटेरियल को गर्म करके और गर्म करने के बाद धीरे धीरे कूल करते हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एनीलिंग। समझ में आया बात ना? ऐसा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इंड्यूस करा सकते हैं। तीसरा क्या होता है? ये देखिए, मैग्नेटिक क्विंचिंग में हीटिंग है, मतलब इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड फास्ट कूलिंग। क्या है ये? फास्ट कूलिंग, तेजी से, रैपिडली, फास्ट कूलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मटेरियल को हीट करके जल्दी से, रैपिडली कूल करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्विंचिंग। तो कभी कभी आपको ये मेथड के बारे में भी पूछ सकता है। कोल्ड वर्किंग में फोर्सफुली मटेरियल को कूल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोल्ड रोलर। मैग्नेटिक एनीलिंग में it is the process of heating and slow cooling in the presence of magnetic field. Magnetic quenching में it is the process of heating and fast cooling in the presence of magnetic field. समझ में आया बात ना? These three are the methods by which we can induce the magnetic anisotropy property in the materials. Right ना? तो ये क्लियर है होगा होपफुली। इसको कॉपी कीजिए और आगे बढ़ते हैं।
एक और ये क्विंचिंग में ध्यान रखना, इस प्रोसेस में मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो सकता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हो सकता है। इन दिस प्रोसेस मैग्नेटिक क्विंचिंग में मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी विल बी इंड्यूस्ड यानी कि इंट्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस क्विंचिंग में समझ आई बात ना, ऐसा। और हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, इन दिस मेथड मटेरियल इज कूल डाउन अप टू, कहां तक कूल डाउन, रैपिड कूलिंग जो आप करते हैं वो कहां तक करते हैं, तो अप टू क्यूरी टेम्परेचर। इसको जो फास्ट कूलिंग होता है कहां तक होता है, अप टू क्यूरी टेम्परेचर। हर एक मटेरियल का अपना क्यूरी टेम्परेचर होता है ना, तो क्यूरी टेम्परेचर तक ही कूल करते हैं, उससे ज्यादा नहीं कूल कर देना, तब फिर मटेरियल दूसरा हो जाएगा। याद करो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्यूरी टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक हो जाता था कि नहीं हो जाता था, ऐसा। उसी तरह एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, इसलिए इन चीजों को हमको ध्यान रखना है, कहाँ किस टेम्परेचर तक कूल करना है। तो कूल करना है कूल्ड अप टू क्यूरी टेम्परेचर। समझ आई बात ना, मैग्नेटिक क्विंचिंग के बारे में बोलते हैं इसमें, रैपिड कूलिंग यानी फास्ट कूलिंग वाले में, राइट ना। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे, जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो है अपना मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। मे आई रब दिस, होपफुली आपने कॉपी कर लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती है। अगर आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना जब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े हैं तो क्वेश्चन क्यों छूटे भाई। क्वेश्चन ना छूटे इसके लिए हम लोग थोड़ी और पढ़ लेते हैं, और उसी कड़ी में अब है अपना मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये क्या होता है बताओ, व्हाट इज दिस, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है, जल्दी। इस फिनोमेना में क्या होता है बताओ, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है। हाँ, उसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल सही। लैब असिस्टेंट के बच्चे के लिए इसमें से सिलेबस में आ सकता है। आप दोनों के लिए सिलेबस लगभग सेम है। क्वेश्चंस बेसिक्स बातों से होता है, क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था वो तो हो गया था, आप लोग का नहीं हो गया था। तो उस एग्जाम में क्वेश्चंस बेसिक बातों से लेके अच्छे अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस थे। हर एक, जैसे कि जो जिस तरह से आपको हमने थर्मल फिजिक्स भी पढ़ाया, तो थर्मल फिजिक्स भी जो पढ़ाया ना बारीकी से पढ़ाया, तो हर एक चैप्टर से कवर अप था क्वेश्चन। उसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाए थे, तो बारीकी से हर एक बातों से बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल छोटी छोटी बातों का। लेकिन आप अगर नहीं पढ़े हैं तो वही बातें बड़ी बातें हो जाएंगे ना। एक एक कोई भी चीजें उससे रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग आप एस्केप नहीं कर सकते, छोड़ के नहीं जा सकते एग्जाम, क्योंकि जो छोड़ के जाएंगे वही एग्जाम में आ जाता है समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, समटाइम क्यों, राइट। तो ऐसा करें कि हम लोग पढ़ के जाएं, आसानी से आंसर वहां करते हैं, बिना किसी स्ट्रेन के, बिना स्ट्रेस लिए, राइट ना। तो इससे एक बात समझ में आया, मैग्नेट रेस्ट्रिक्शंस क्या है ये बताओ। हाँ सर, ये टॉपिक पहली बार देख रहे हैं, पहली बार तो हिस्टेरिसिस भी अच्छे से समझ में आया ना आपको, बताओ। हिस्टेरिसिस में और कोई डाउट है तो मेरे पास और तरीका है समझाने का, और उसको बारीकी रूप से समझा सकते हैं। करिश्मा, हिस्टेरिसिस पूरा समझ में आया ना, क्लियर है ना। रिप्लाई करो, हिस्टेरिसिस पूरा समझ में आया। तो कुछ टॉपिक आप जब देखो, कुछ टॉपिक आपको पहली बार दिखेगा और एग्जाम में दिखेगा, कुछ टॉपिक कभी कभी आप ना पढ़ के जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में दिखता है। तो आप एग्जाम के लेवल से थोड़ा एक लेवल अप पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में आप जाएंगे तो कुल फील करेंगे। वो जो प्रेशर होता है ना एग्जाम्स के पहले का, जैसे ही क्वेश्चन देखे वो सारा प्रेशर हट जाए,
तो क्या होता है, अगर आप 100 क्वेश्चन में 80 जान रहे थे, तो बाकी जो बचा 20, अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो उसमें से भी 10 क्वेश्चन आप पार कर जाएंगे, अच्छे से आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर लेके जाएंगे तो 80 आंसर करने वाले थे, सपोज 80 क्वेश्चन का 80% आपका प्रिपरेशन था 100 में, तो उसमें आप 60 में ही अटक जाएंगे प्रेशर में। इसलिए थोड़ा एक लेवल अप जाएंगे हर एक टॉपिक में, तो आपका क्या होगा कि आसानी से वहां आंसर होगा, लगेगा सब कुछ आ ही रहा है। तो बात करें ना मैग्नेटिक रेस्ट्रिक्शंस, बताऊं ना, इसी चक्कर में हम वेट कर रहे हैं आंसर का, मैग्नेटिक रेस्ट्रिक्शंस का। व्हाट इज मैग्नेटिक रेस्ट्रिक्शंस? नहीं बता, बताइए, बता, फिर बोलेगी पहली बार देख रहे हैं। नहीं बताएगी तो मैं बताता हूं। देखो ये क्या है, अगर आप किसी मटेरियल में मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then such phenomena is called magnetorestrictions. The phenomena in which the production of mechanical strain can be done by the application of magnetic field. समझाया बात ना? वैसे फेनोमेना जिसमें हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, किसके एप्लीकेशन से, मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से, तो ऐसे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। समझाया बात ना? ऐसा तो लिख लेंगे एक लाइन में, प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन, प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन with the application of magnetic field, with the application of magnetic field is known as magnetorestriction। समझ में आया बात ना? अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं किसके एप्लीकेशन से, मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से, तो ऐसे फेनोमेना को आप क्या बोल देते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। समझ में आया बात ना? ऐसा। अब देखो एक बात, ये जो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेनली 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का, 3 टाइप्स है इसका, 3 टाइप्स। पहला क्या है ये देखो, पहला को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। अगर मटेरियल में मैकेनिकल स्ट्रेन अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में या उसके पैरेलल डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, तो ऐसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं longitudinal magnetorestrictions. If the mechanical strain produced in the material with the application of magnetic field is in the same direction as the magnetic field, then that magnetorestrictions is called longitudinal magnetorestrictions। समझ में आया बात ना? ऐसा, राइट? सेम डायरेक्शन बोले या पैरेलल डायरेक्शन बोले, एक ही बात है, ठीक है ना? ऐसा। तो अगर किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाइड डायरेक्शन में या उसके पैरेलल डायरेक्शन में, तो इसे मैग्नेटिक रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? दूसरा हम लोग लिखेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये क्या होता है, अगर मैकेनिकल स्ट्रेन जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं मटेरियल में बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अगर अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुआ वो अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, अप्लाइड फील्ड है, ये फील्ड है, ऐसे अप्लाई किए आप, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, तब ऐसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस को क्या बोलेंगे आप, ट्रांसवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। तीसरा होता है वॉल्यूम मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस।
ये क्या होता है? वॉल्यूम मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस में क्या होता है, अगर किसी मटेरियल में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रहा है, वो पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, दोनों में हो, तो ऐसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस का क्या नाम हो जाएगा तब? वॉल्यूम मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। समझ में आई बात ना? ऐसा ये 3 टाइप का मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस है, देख लीजिए और समझ लिए हैं तो इसको आगे बढ़ेंगे। अब ये होता कहाँ हम आपको बताएंगे, कुछ चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ चीजें कि वो ऐसा होता है, किसके वजह करके होता है वो भी अभी क्लियर करेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? यहां तक में कोई डाउट? आगे बढ़े? यस। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कभी कभी एग्जाम में, ये देखो, वो है हमिंग नॉइस। हमिंग नॉइस, ये बताओ, ये हमिंग नॉइस कहीं प्रोड्यूस होते हुए देखी है तुम? हमिंग नॉइस, हमिंग नॉइस सुनी है? जल्दी बताओ। आप लोग अगर हमिंग नॉइस के बारे में सुने हो तो बताओ, कहाँ सुने हो? अगर सुने हो तो तब हम उसके बारे में बताएंगे। रिप्लाई करो, कहीं सुने हो? सुने हो तो बताओ, नहीं सुने हो तो बोलो नहीं पता, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। ओके, इसके अलावा कोई डिवाइस में देखी है? मोहल्ला वगैरह में कहीं खड़ी थी तुम, तो उस डिवाइस से ऐसा नॉइस आता हुआ तुमको सुनाई दिया हो? मोहल्ला में वगैरह में ये डिवाइसेस लगे रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां भी कहीं लगे होंगे, रोड के किनारे कोई डिवाइस ऐसा लगा हो? बताओ। वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है? नहीं बाबा, ये नॉइस आप सुने हैं ट्रांसफॉर्मर में। कहाँ सुनी है? ट्रांसफॉर्मर के पास खड़े होकर के थोड़ा सा और बारीकी से देखना तो ऐसे नॉइस आएगा, इस तरह का आवाज सुनी हो ट्रांसफॉर्मर से? नहीं सुनी हो तो सुनना, ट्रांसफॉर्मर के पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो आता है ना, तो ट्रांसफॉर्मर होगा मोहल्ला में, वहां जाना और स्टैंड बाय मोड में तुम थोड़ी देर रुकना, तो देखना ये ऐसा नॉइस आता होगा। तो देखो, उस ट्रांसफॉर्मर में हमिंग नॉइस का कारण यही मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना है, ठीक है ना? दी हमिंग नॉइस इन द कोर ऑफ, ये ट्रांसफॉर्मर के कोर में होता है। कोर को आपको याद होगा फेराइट मटेरियल का बनाया जाता है, बीते क्लास में बताया है ना, ट्रांसफॉर्मर का कोर किस चीज का बनाया जाता है? फेराइट मटेरियल्स का, ठीक है ना? क्योंकि उसमें लो रिटेंटिविटी और लो कोएर्सिविटी होता है, आपको अगर याद होगा तो। उसमें भी सॉफ्ट फेराइट का, खास करके सॉफ्ट फेराइट का, ऐसा। तो वो जो हम लोग यूज करते हैं, देखो कि ये हमिंग नॉइस इन द ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू कौन फेनोमेना? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो आपको क्वेश्चन में आएगा, द हमिंग नॉइस इन द ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? तो कौन सा फेनोमेना ढूंढना आपने को? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो अभी हम लोग बात करेंगे, एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन is responsible for, is responsible for, magnetostations is responsible for humming noise,
humming noise in the core of a transformer. In the core of a transformer. ट्रांसफार्मर के कोर में हमिंग नॉइज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ये नॉइज क्यों जनरेट होता है, ये भी पूछ सकता है। अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो बोलेगा ये नॉइज जनरेट क्यों होता है। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस में होता क्या है एक्चुअली में? मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस में आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? तो इसमें क्या होता है, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है इलोंगेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैग्नेटिक मतलब एसी फील्ड अप्लाई करने के वजह करके, जो आप एसी फील्ड आप अप्लाई करते हैं, मतलब करंट आप जाता है ना उसमें, उसकी वजह करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है ना, तो वो जो एसी फील्ड डेवलप किया है उसकी वजह करके कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इलोंगेट करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होता है। समझ में बात ना? लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? नॉइज जनरेटेड, ये नॉइज क्यों जनरेट होता है? नॉइज जनरेटेड ड्यू टू फास्ट expansion, due to fast expansion and contraction, ठीक है, of core material, core के material के वजह, of core material with the application of AC field, alternating current field, AC field is known as humming noise. Noise generated due to fast expansion and contraction of core material with the application of AC field is known as humming noise. तो किस नॉइज को हमिंग नॉइज कहते हैं वो डेफिनेशन लिखा है, क्लियर है? ऐसा, नॉइज जनरेटेड ड्यू टू फास्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोर मटेरियल विद द एप्लीकेशन ऑफ एसी फील्ड इज नोन एज हमिंग नॉइज एंड व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है ना? ऐसा, तो ये था अपना हमिंग नॉइज के बारे में। ये क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफार्मर आप कहीं कहीं पढ़ी है 12th क्लास में, उसके बाद फिर एक बार ग्रेजुएशन में भी पढ़ने का मौका मिला होगा आपको। ढेर सारा डिफरेंट टाइप के लॉस होते हैं ना ट्रांसफार्मर के अंदर, राइट? तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस का एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस। Applications of magnetostrictions. देखो, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? पहला, इसको आप यूज कहाँ कर सकते हैं बोलने का मतलब ये है, इट इज यूज टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। इट इज यूज्ड टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को जनरेट करने में आप मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस का यूज कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा, इट इज यूज टू जनरेट सुपरसोनिक साउंड। इट इज यूज्ड
to generate supersonic sound. सुपरसोनिक साउंड को जनरेट करने में भी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना का यूज किया जाता है। तीसरा एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर साउंड डिटेक्शन। इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर साउंड डिटेक्शन। बताओ तो अंडर वाटर साउंड डिटेक्शन करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? ये मेरा सवाल है। ये तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का। इट इज यूज्ड टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, इट इज यूज्ड टू जनरेट सुपरसोनिक साउंड एंड इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर साउंड डिटेक्शन। बताओ अंडर वाटर साउंड डिटेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? क्विकली रिप्लाई करो, आप लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी से। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम यू पीपल क्विकली। कौन सा डिवाइस का नाम बताओ। कुछ तो रिप्लाई आया है। यस यू आर राइट, सोनार वो डिवाइस है, सोनार राइट। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिस इज द डिवाइस ना वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। समझ आई बात ना, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के फेनोमेना समझ आई बात ना। सोनार ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है इसका, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा आपको भी, क्यों फिजिकल डिवाइस है ना। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये अंडर वाटर साउंड डिटेक्शन के लिए यूज होता है, जो किस फेनोमेना पे काम करता है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के फेनोमेना पे काम करता है। समझ में बात ना। ऐसा एक वेव भेजा जाता है, इससे एक वेव निकलती है जो जा करके वो अगर मान लो समुद्र तल में अगर फिश है या कोई मटेरियल है, बैक्टीरिया व्हाटएवर, उससे टकरा करके अगर वापस आता है तो उसको डिटेक्ट करता है ना, उससे वो फिर डेप्थ बताता है उसका, राइट। करेक्ट। ये था अपना क्या, वही जो आपको समझ में आया, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये सब यहाँ है, ये चीजें यहाँ पढ़नी होती है हमें। अब आगे हम लोग बात करेंगे, वो है एक क्वेश्चंस के बारे में पढ़े। जैसे एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको समझने की कोशिश की। बोलता है क्वेश्चंस क्या है, एक क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में जिसका आपको आंसर करना होगा। अब तक जो पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है ये, उसको पहले बात कर लेते हैं, फिर तब आगे बढ़ेंगे हम। और आज ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर्स का लास्ट क्लास है, 7th लेक्चर। हमने ऑलरेडी लंबे लेक्चर बना दिए हैं इसके, ठीक है ना, ताकि सब कुछ समझ में आए आपको। तो देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन जो है वो हम लिखते हैं बोर्ड पे, देखो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, मतलब ये हुआ पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। ऑप्शन है, चार को दिया हुआ है, चार में से कोई एक सही होगा, आपको बताना है। इंक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर, पहला ऑप्शन ये है, विथ टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन है
decreases linearly with temperature, decreases linearly with temperature, with temperature। तीसरा ऑप्शन है decreases linearly with 1/T, मतलब इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर माने T है, T के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। डिक्रीजेज विथ लीनियरली विथ टेम्परेचर मतलब T के साथ। फिर ऑप्शन दिया तीसरा डिक्रीजेज लीनियरली विथ 1/T, मतलब 1/T टेम्परेचर के साथ, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर के साथ लीनियरली डिक्रीज करेगा। चौथा बोलता है इंक्रीजेज linearly with 1/T। कौन सा होगा आंसर, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, चार ऑप्शन है। इंक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर T, डिक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर T, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर 1/T, और चौथा ऑप्शन है इंक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर 1/T। कौन सा होगा सही, जल्दी बताना है, क्विकली आंसर। एबीसीडी में बताओ क्या होगा सही आंसर, फिर बाद में पूछेंगे क्यों होगा सही वही। आंसर आया आंसर प्लीज। मोस्ट ऑफ द यू गाइस शुड आंसर दिस। सबको आंसर करना चाहिए। क्वेश्चन आएगा इस तरह का, कैसे आंसर करेगी करिश्मा। सर क्वेश्चन बोल दीजिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, बोर्ड साइन कर रहा है, ऐसा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, चार ऑप्शन है। इंक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर, डिक्रीजेज लीनियरली विथ टेम्परेचर, डिक्रीजेज linearly with 1/T, increases linearly with 1/T। ए में है increases linearly with temperature T, बी में है decreases linearly with temperature T, सी में है decreases linearly with temperature 1/T, और डी में है increases linearly with temperature 1/T। तो कौन सा होगा ये, अब क्लियर है क्वेश्चन, आंसर बताओ। गुड, साइन तो नहीं करना चाहिए, क्यों साइन कर रहा है। जल्दी बताओ, आज ही बताओ। बताएंगी ना हो। देखो हम बताए हैं तुमको, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू C/T, अगर याद हो तो, अगर आपको याद हो तो, जब इसका आप एक एक्सिस पे, y एक्सिस पे आप ससेप्टिबिलिटी ले लो और x एक्सिस पे आप टेम्परेचर ले लो, ऐसा, और इस पे ससेप्टिबिलिटी, इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो दिस इंप्लाइज यहाँ से ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ग्राफ विल कम लाइक दिस। हाँ या ना, ऐसा आएगा। टेम्परेचर के साथ तो ऐसा वेरिएशन है, राइट। अब अगर आप, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, देखो लीनियरली वाला ऑप्शन है इंक्रीजेज डिक्रीजेज का, तो
अगर आप इसको क्या करो कि इस एक्सिस पे आप ससेप्टिबिलिटी रखो और इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 1/T रखो। क्या रखो? 1 by टेम्परेचर। एट दैट टाइम दिस ग्राफ विल कम लाइक ऐसा 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 आएगा, ऐसा आएगा ये ग्राफ। समझी क्या? तो ससेप्टिबिलिटी 1/T के साथ कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ये वाला ऑप्शन तो किसी में भी नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। इसी ग्राफ को आप ये जो इस एक्सिस पे टी है ना, इसको 1/T कर देंगे तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन विद द इनवर्स ऑफ टेम्परेचर इज लीनियर, राइट? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हेंस ऑप्शन डी इज राइट। डी में देखो क्या बोला है, देखो यहाँ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज लीनियरली विथ 1/T। समझे कि नहीं? तो डी विल बी द राइट चॉइस, ऑप्शन डी। क्लियर है? ये था इसका एक्सप्लेनेशन। इस तरह से पढ़ाई कुछ है, प्लॉट कुछ और करके क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन हुआ कि कॉन्सेप्ट को आप बाहर कर लिए हैं या समझे हैं, उसको आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं सेट करूं तो मजा आए, मुझे तो ऐसे ही सेट करने में मजा आता है क्वेश्चंस। ठीक है? यहां तक दिक्कत है कुछ भी या क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बोलो तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। करिश्मा, यहां तक कॉपीड, आगे बढ़े, क्लियर है सब? मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब जो है एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऐसा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है एक्चुअली में। वो इम्पोर्टेंट क्या बोलना है, कॉमन है, जो कि एक्चुअली में ट्रांसफार्मर में लॉसेस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा डिवाइस है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप रह नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपका काम नहीं चलता। पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आप मोबाइल के बिना। अभी इतना परेशान है लोग मोबाइल के पीछे। मोबाइल का तो फास्टिंग करना चाहिए लोगों को, हमें भी आपको भी। देखो ट्रांसफार्मर में लॉसेस जो होता है वो दो तरह का लॉसेस होता है, एक एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है? कितने तरह का लॉसेस होते हैं? एक एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। एक्चुअली में ऐसे अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर में दो तरह का जो लॉस होता है वो होता है, एक आयरन लॉस, दूसरा दूसरा कॉपर लॉस। हम लोग आयरन लॉस दो तरह का होता है फर्दर, एक होता है एडी करंट लॉस, दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोला जाता है और कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी बोला जाता है। ये चीजें थोड़ी बेसिक बातें आपको पहले से पता भी होगा। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है जिसको कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, वो दो तरह का होता है। उसमें एक लॉस को बोलते हैं ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ईडी करंट लॉस ये क्या होता है? ईडी करंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में इसका दूसरा नाम है फौकॉल्ट करंट। फौकॉल्ट करंट, ये करंट एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन इसकी वजह करके लॉस होता है। ठीक है? भूत प्रेत टाइप का करंट ऐसा बोल सकते हो। तो ये करंट एक्चुअली में नहीं होता है लेकिन इसकी वजह करके लॉस होता है, इसलिए ये करंट होता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे देखो ईडी करंट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू
It refers to a circulating current. To a circulating current. It refers to a circulating current which is introduced in the surface of material when AC field is applied. अगर मटेरियल को AC field is applied, अगर आप AC field अप्लाई किए हैं और अगर उस मटेरियल में सर्कुलेटिंग करंट इंट्रोड्यूस हो जाए उसके सरफेस में क्या हो जाए, सर्कुलेटिंग करंट इंट्रोड्यूस हो जाए एसी फील्ड अप्लाई करने से, तो उस करंट को आप क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। अब देखिए, यानी एक्चुअली में एडी करंट उसको बोलते हैं, करंट का नाम है मतलब एडी करंट, यहाँ मतलब है एडी करंट। एडी करंट माने कौन करंट, एडी करंट रेफर्स टू a circulating current which is introduced in the surface of material when AC field is applied. Okay. एडी करंट लॉस जो होता है, इसके वजह से जो लॉस होता है, एडी करंट लॉस is inversely proportional to resistivity of the material. resistivity मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एडी करंट किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के। समझ में बात ना, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता के, विशिष्ट प्रतिरोध के, ये सब नाम है उसका, ऐसा है। अब देखो, तो आप ये जो एडी करंट होता है इसको आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर में जो ये लॉस होता है इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सवाल आते हैं आपको, मेथड्स टू रिड्यूस या मिनिमाइज, to reduce the eddy current loss अच्छा देखो एक बात, एडी करंट लॉस को रिड्यूस कीजिए, इसको रिड्यूस करने से किस चीज को बढ़ाना पड़ेगा, देखो एडी करंट लॉस और रेसिस्टिविटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर इसको कम करना है तो रेसिस्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। तो ऐसा बोल सकते हैं, मेथड्स टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस और टू इंक्रीज रेसिस्टिविटी को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या मेथड है, ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, ऑफ कौन मटेरियल, क्योंकि कोर में लॉस होता है, और कोर मटेरियल, ट्रांसफार्मर के कोर मटेरियल का जिसका वो बना है। इसके लिए दो तरीका है, एक है यूज करिए आप, यूज ऑफ कोर लेमिनेशन, कोर को आप लेमिनेट कर दीजिए, कोर लेमिनेशन बाय इंसुलेटर कोटिंग, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेशन होता है ना, लेमिनेशन ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को आप वार्निश से या पेपर से उसको क्या करेंगे हम लोग, कोटिंग कर देंगे, उससे मतलब इंसुलेटर कोटिंग, वार्निश, वो सब इंसुलेटिंग मटेरियल है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप यूज कीजिए, यूज ऑफ फेरस सिलिकॉन एलॉय, फेरस सिलिकॉन एलॉय OR और सॉफ्ट आयरन, इसी को बोलते हैं OR, और इसी को बोलते हैं सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज कीजिए कोर ऑफ द मटेरियल बनाने में। ये आप फेरस सिलिकॉन एलॉय,
सॉफ्ट आयरन यूज कीजिए या सिलिकॉन स्टील यूज कीजिए। इसमें सिलिकॉन जो होता है फेरस निकेल एलॉय में सिलिकॉन 5% होता है, ध्यान रहे। कितना प्रतिशत होता है? 5% ओनली। सिलिकॉन कितने परसेंट होता है? 5%। ऐसा तो एडी करंट को लॉस को आप कम करने के लिए या रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल को इंक्रीज करने, कोर मटेरियल को इंक्रीज करने का दो तरीका अपने पास। यूज ऑफ कोर लेमिनेशन बाय इंसुलेटर कोटिंग, और दूसरा है यूज ऑफ फेरस सिलिकॉन एलॉय या सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील। ये यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल को बनाने में, अगर कोर के मटेरियल को बनाने में ये चीजें यूज करेंगे तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ द कोर मटेरियल इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह करके एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। ये पूछता है एग्जाम में, आप इजीली आंसर कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, आपको पूछेगा एडी करंट लॉस जो होता है उसका रेसिस्टिविटी के साथ कैसा रिलेशन होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। ये कहाँ होता है? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में होता है। कहाँ पे होता है? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में होता है। इट अकर्स इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। हाउ कैन वी रिड्यूस इट? एक्चुअली में इसको हम लोग परमानेंटली नहीं हटा सकते हैं, ओनली इसको हम लोग कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर रिड्यूसिंग इट देयर आर टू मेथड्स एक्चुअली इन एक्चुअल प्रैक्टिस। पहला है कोर लेमिनेट कर देते हैं, मतलब कैसे? तो इंसुलेटर कोटिंग के थ्रू। और दूसरा है फेरस सिलिकॉन एलॉय यूज करेंगे कोर मटेरियल को बनाने में, या सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे या सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे। फेरस सिलिकॉन एलॉय में सिलिकॉन कितना परसेंट होता है? तो 5%। समझ में बात ना? तो इस चीज का अगर आप बनाते हैं कोर मटेरियल के ये चीजों का यूज करते हैं, इन एलॉय का, इन मटेरियल का, इससे उसका रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह करके उसमें एडी करंट लॉस कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? आगे बढ़े, आगे बढ़ें, जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट इज दूसरा जो आयरन लॉस का दूसरा टाइप जो है वो होता है हिस्टेरेसिस लॉस। क्योंकि आप हिस्टेरेसिस लूप वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़े हैं तो उससे ये रिलेट करता है, तो ये भी जान लीजिए थोड़ी। ट्रांसफार्मर के कोर में दूसरा लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस। दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस। राइट, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? एक्चुअली में आपको हम बताए थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टेरेसिस ना, हिस्टेरेसिस फेनोमेना एग्जिबिट करता है, बताए थे ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस किसी भी मटेरियल के, जो भी मटेरियल का वो बना हुआ, उसमें उसका लूप का एरिया जो होता है हिस्टेरेसिस लूप के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बोल सकते हैं? हिस्टेरेसिस लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू hysteresis losses are proportional to the area of hysteresis loop के एरिया के hysteresis लूप के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरेसिस लॉस। समझ में बात? तो अब एक बात समझो,
जितना ज्यादा वाइड होगा हिस्टैरिसीस लूप, जितना ज्यादा वाइड होगा हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। ये देखो, ये एक हिस्टैरिसीस लूप है एक टाइप के मटेरियल के लिए, और ये एक दूसरा है, दूसरा बना दे तो आप समझ पाओगे। ऐसा बताओ दोनों में एरिया किसका ज्यादा है? ये है फिगर बी, ये है फिगर ए। किसका एरिया ज्यादा है, फिगर ए या फिगर बी का? पहले ये बताओ जल्दी। एरिया किसका बड़ा है, इसका या उसका? जल्दी। बी का, ओके। तो ये जो होता है, ये इसका एरिया कम होगा, इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। ये जो है, ये है सॉफ्ट फेराइट के लिए। इसके लिए है, किस मटेरियल के लिए? सॉफ्ट फेराइट्स के लिए, यू आर, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। सॉफ्ट फेराइट या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जो होता है वो कम होता है। समझे? कैसा होता है? नैरो एरिया, समझ नहीं बात? स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया होता है सॉफ्ट फेराइट में या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये है हार्ड, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड फेराइट्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में लार्ज हिस्टैरिसीस एरिया होता है, हाँ या ना? लार्ज हिस्टैरिसीस एरिया, कंपैरेटिवली लार्ज एरिया होता है। तो हम लोग जिसका कम एरिया होगा उसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए हम लोग सॉफ्ट फेराइट्स या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में, ताकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो? कम हो। समझ में आई बात ना? आपको बोलेगा which of the following material will be used in the transformer core making for low hysteresis loss? तो आंसर will be soft ferrite या soft magnetic material, ठीक है ना? ऐसा, क्योंकि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जिस मटेरियल में कम होएगा उसका हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिस्टैरिसीस एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। इसलिए ये क्लियर है, ये यूज करेंगे हम लोग। और इसका यूज करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को, हार्ड फेराइट्स को परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं हम लोग। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप ध्यान देते रखें, राइट ना? ऐसा। तो ये था अपना क्या, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में या अभी तक का जानकारियां। आपको और कुछ अगर जानना है तो पूछ लीजिए, तो आगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। और कोई यहाँ तक में कुछ डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, अब मैं बताऊं, आपका मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर्स, जो भी छोटी छोटी बातें थी हमने सारा बात कर दिया, कवर अप हो गया मेरे तरफ से, इन से पूरी पूरी कवर अप आपके सिलेबस के हिसाब से। तो होपफुली आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अप्लाई करने सीखेंगे तो। और तब आप ये बताओ, आगे जो इसमें हमारा जो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक है, इसमें आगे हम लोग अब पढ़ेंगे जो टॉपिक वो है अपना किरचॉफ्स लॉ। ध्यान में आ रहा है? ओम्स लॉ, किरचॉफ ओम्स लॉ तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन यूज तो करेंगे ही करेंगे हम लोग बार बार। तो ऐसा करते हैं हम लोग, आप बताओ कैसे पढ़ना है, बेसिक से थोड़ा थोड़ा बेसिक करते हुए अच्छे से एडवांस लेवल तरफ, तो सिलेबस की तरफ एकदम एडवांस लेवल तरफ चले जाएं, या फिर डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट करते हैं? जल्दी बताओ। वही तो मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ आगे जो है एसी फील्ड है ना, उन सब चीजों के बारे में जानना है ना। तो आप ये बताओ, मैं
उन टॉपिक का थोड़ा बेसिक पढ़ा के पढ़ाऊं या डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाऊं जो सिलेबस में लिखा वो, या थोड़ा बेसिक बताते हुए आऊं आगे, ये बताओ। तो ठीक है, ओम्स लॉ के बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देन किरचॉफ्स लॉ पे आएंगे, देन एसी फील्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टेडी स्टेट एसी सर्किट्स के बारे में, जिसमें क्या अपना एलसीआर सर्किट वगैरह आएगा, सीरीज पैरेलल सर्किट, रेजोनेंस सर्किट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आएगा अपना, राइट। तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे उसके साथ। तो आप ध्यान से बेसिक्स पढ़ के आना। और एक बात बताना था, जो लोग, जी बेसिक से ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बेसिक से ही पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से बोलोगे वहां से हम पढ़ा देंगे। अभी हम लोग को क्या करना है कि ये इन चीजों का अब बेसिक से स्टार्ट होगा, तो ये क्लास आपको रेगुलर एकदम अटेंड करते रहना, और जो चीज आप पढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छे से माइंड में मेकअप भी करते चलिए, उसका रेगुलरली रिवाइज भी करते रहिए, ताकि एग्जाम आए तो उस वक्त ऐसा ना लगे कि प्रिपरेशन करना लगे कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। एग्जाम में जो टॉपिक और लगेगा कि और भी कुछ पढ़ लेते हैं, तो वैसा टाइप का पढ़ के जाइएगा। समझ में आई बात ना। आपके पास सफिशियंट टाइम होना चाहिए एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने के लिए, इसलिए अभी जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, ऑलरेडी सब चीज आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। और जो लोग अभी भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन के लिए, जल्दी जल्दी अपना DATC रांची का गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कीजिए, और उसको क्या कीजिए, आइए और हम लोग साथ मिल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंजॉय करते हैं। आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। इट्स बेटर कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, और अच्छे तो लाइवली क्लास तो है, अच्छा ही तो लग रहा है ना, ठीक है ना। इसका एक अपना एडवांटेज है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा स्टडी गेन कर सकते हैं, नॉलेज हम लोग स्टडी करके, राइट ना। तो आप एप्स को डाउनलोड कीजिए, लोगों को, आप अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहे आप कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एसी सर्किट के लिए। थैंक यू।